उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद आज और कल के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए येलो अलर्ट जबकि कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार के साथ पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को कुमाऊं के रास्ते से मानसून की एंट्री हुई। चंपावत के बनबसा में जोरदार बारिश हुई। बनबसा में कुल 71 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं बारिश का असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन भारी रहने वाले हैं उत्तराखंड पर। पहाड़ी इलाका है, इसलिए मानसून के सीजन में और ज्यादा यहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ये 2 दिन भारी रहने वाले हैं उत्तराखंड के लिए। हरिद्वार में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इसके अलावा जो मानसून की बारिश है वो देहरादून, नैनीताल, इन सभी जगहों पर हो सकती है। अगले 2 दिन तक ये अलर्ट जारी किया गया है। आज को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। शैलेंद्र, इस वक्त कैसा है वहां पर मौसम, और आज को लेकर भी क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और कल भी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, जरूर, क्योंकि आज जो मॉनसून है उसका दूसरा दिन है, यानी पूरे उत्तराखंड में आज मॉनसून दूसरा दिन रहेगा मॉनसून का, और दूसरे दिन इंटर करेगा। और इस एक तरीके से मॉनसून पूरी तरीके से उत्तराखंड को अपने आगोश में ले लेगा, कवर कर लेगा। तो इसलिए कई जगह गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक हल्की बारिश की आज उम्मीद जताई गई है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन कल से मौसम तेजी से करवट बदलेगा और 2 दिन यानी 30 जून से लेकर के 1 जुलाई तक जो ऑरेंज अलर्ट है उसको जारी किया गया है। इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग को विशेष तौर पर जो है वो अलर्ट में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में या तेज बारिश की स्थिति में, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेसेस में कई जगह भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने, इसलिए मौसम विभाग समेत और जितने भी हमारे आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए विभाग हैं उत्तराखंड के, उनको सबके सब अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन फिलहाल मौसम में देख रहा हूं कि पूरी तरीके से पहाड़ों में बादल तो छाए हुए हैं। हो सकता है कि दोपहर के बाद मौसम तेजी से करवट बदले और फिर हल्की फुहारें पड़े पहाड़ों में, लेकिन फिलहाल जो है बादल छाए हुए हैं और मौसम एक तरीके से खुशनुमा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। रामनगर के फाटो जोन में शुक्रवार को भारी बारिश हुई, जिसके चलते कई जिप्सियां पानी में फंस गई। तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के फाटो जोन में रटको की कई जिप्सियां फंसी हुई नजर आई। यहां पर रात से हुई तेज बारिश के चलते जंगल के रास्ते में पानी भर गया, जिससे यहां पर आई हुई जिप्सियां पानी में तैरने लगी। बताया जा रहा है कि यहां पर करीब 1.5 घंटे तक जिप्सी समेत पर्यटक फंसे रहे। बारिश के चलते इस जोन के रास्ते भी खराब हो गए हैं, जिसके बाद इस जोन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। और अगली खबर टिहरी से है। यहां पर खाई में कार गिरने से 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापनगर के दीन गांव मुखेम रोड की ये घटना बताई गई। तो प्रतापनगर के दीन गांव मुखेम रोड की ये घटना है, टिहरी की ये खबर, जहां पर प्रतापनगर के दीन गांव मुखेम रोड में ये घटना घटित हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये हादसे की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए वो आप देख सकते हैं। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है गाड़ी। खाई में गिरने के बाद 3 लोग घायल हुए हैं। बरसाती सीजन में पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है। यहाँ पर दुर्गम इलाकों में तेज बारिश ऐसा कहर बरपाती है कि सब कुछ पल भर में जमींदोज हो जाता है। इस सीजन में भी यहाँ के 123 गांव में खतरा बना हुआ है। जरा सी बारिश यहाँ मौत का तांडव मचा सकती है। मानसून के साथ ही जोन 5 में बसे पिथौरागढ़ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बीते सालों यहाँ बरसात ने एक नहीं दर्जनों बार तांडव मचाया था। ऐसे में आफत की बारिश की चपेट में वे इलाके सबसे पहले आते हैं
जो प्राकृतिक तौर पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। यहाँ धारचूला, मुनस्यारी, तेजम और बंगापानी तहसील सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इन तहसीलों के 123 गांव ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पर आसमानी आफत कभी भी कहर बनकर टूट सकती है। मैं तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी और तहसील मुनस्यारी और तहसील तेजम का कुछ हिस्सा, ये सब संवेदनशील क्षेत्र में जाने जाते हैं। इसमें से इन 3 तहसीलों में लगभग 117 गांव संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कुछ गांवों में विस्थापन की कार्रवाई भी चल रही है। प्रशासन ने 123 गांव में से 50 गांव को विस्थापन वाली लिस्ट में भी शामिल किया है। शासन को पैसा मिलते ही इन गांवों को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो जाएगी। ऐसे में 123 सेंसिटिव गांव में जहां लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का प्लान तैयार हुआ है, वहीं आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ परिवार हैं जहां पर भूस्खलन की संभावना है, जिससे कि जान माल की भी क्षति होने की संभावना है। उसमें हम लोग विस्थापन का भी काम कर रहे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी वहां पे अगर इस तरह की कोई चांसेस हैं तो वहां से हट जाएं। उनको हम एक सेफ जगह भी विस्थापित करेंगे। साथ ही आपदा के समय इन इलाकों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी कठिन हो जाता है। यही नहीं, प्रभावितों को राहत के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। कठिन भौगोलिक हालात वाले इलाकों में बेहतर यही होगा कि सरकारी सिस्टम पहले से एक्टिव मोड में रहे, ताकि आपदा के समय से मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धानुप्रीति की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मानसून सीजन में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बने भूस्खलन जोन में इस बार फिर चुनौती रहने वाली है। यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट, धरासू बड़े भूस्खलन जोन में है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर हेलगुगाड़, डबरानी, बंदरकोट के पास बड़े भूस्खलन जोन है, जो कि यात्रा में यात्रियों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे भूस्खलन जोन हैं जो बरसात में एक्टिव हो सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी जगह पर मशीनें तैनात कर दी हैं, ताकि मार्ग बंद होने पर उसे जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और ग्रामीण इलाकों में संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई बिंदुओं पर बातचीत की। इस मौके पर सीएम धामी ने नैनीताल के तल्लीताल डाकघर को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही बीएसएनएल के 481 टावर लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने और गुंजी में लगे टावर को शुरू करने की मांग की है। उधम सिंह नगर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर अश्लील हरकत और गंदी बात करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। जहां पर पंतनगर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें केस दर्ज करने के नाम पर एक लड़की से वो अश्लील बातें कर रहा था और उस पर दबाव बना रहा था। न्यूज़ 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसके बाद डीजीपी ने जांच के आदेश दिए थे और अब उधम सिंह नगर के एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डांगी को सस्पेंड कर दिया गया। हरिद्वार के शांतरशाह गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप और हत्या की वारदात के बाद पूरे गांव में आक्रोश है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे यशपाल आर्या ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। यशपाल आर्या ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, दलित और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। बाद में देर शाम हरीश रावत भी परिजनों से मिलने पहुंचे। हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बढ़ते महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महिला अपराधों से जुड़े मामलों में बीजेपी नेताओं का नाम बार बार आता है और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। हरिद्वार में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में भी बीजेपी नेता का नाम सामने आया है। कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो बलेड़ा कांड में एक शब्द नहीं बोली, आदित्य राज के खिलाफ पुतले नहीं जलाती, अंकिता भंडारी केस में अंकिता के वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, वो महिला मोर्चे ने करण मेहरा के पुतले पूरे प्रदेश में जलाई। इससे समझ सकते हैं इनका संगठन और इनकी सरकार की सोच कैसी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अब सिर्फ टक्कर शुरू हो गई है। आमने सामने हैं कांग्रेस के दो बड़े नेता हरीश रावत और करण माहरा। बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में क्या हुआ किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने के नाम पर मैदान छोड़ गए, जिसमें हरीश रावत भी शामिल थे। चुनाव प्रचार से भी बड़े पार्टी के बड़े नेताओं ने लगभग दूरियां बनाए रखी। कांग्रेस नेताओं की ये पीड़ा अब खुलकर बाहर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तो आपस में भिड़ गए। करण माहरा ने कहा था कि बड़े पार्टी के नेता चुनाव लड़ते तो कांग्रेस 2.5 लाख मतों के अंतर से नहीं हारती। अब इसका जवाब हरीश रावत ने कुछ इस अंदाज में दिया कि बड़े नेता लड़ लिए होते तो क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा हार का अंतर ही कम होता। साथ ही हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष को सलाह दे दी कि मोदी पैटर्न का अध्ययन करें, जबकि माहरा अब भी बयान पर कायम है। कहा उन्होंने, पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50-1,000 कम से हारते, यही नतीजा होगा। क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है, पहाड़ों के हैं। मैं उनके किसी कथन में टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, अनुभवों में भी और चीज़ों में भी। लेकिन उन्होंने अगर कहा है, अगर का मतलब है शायद, और मेरा ये मानना है एज ए अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पहले वाले कथन पर कायम हूं। बड़े नेता अगर चुनाव लड़े होते तो आज परिस्थितियाँ दूसरी होती। हम बीजेपी को 1 सीट से ज़्यादा सीट जीतने नहीं देते, हम 4 सीटें जीतते। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेताओं में मचे इस घमासान पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने अतीत से कोई सीख नहीं लेती। वो भी जब प्रत्याशी के रूप में उतरे थे तब भी जनता ने उनको सबक सिखाया, और जब वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 5 प्रत्याशी उतारे तब भी जनता ने उनको सबक सिखाया। मुझे लगता है कांग्रेस अतीत के विषयों से और वर्तमान के विषयों से कोई सबक नहीं लेना चाहती, इसलिए कांग्रेस की यह स्थिति, यह दुर्गत हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार भी बन चुकी है, लोकसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक उत्तराखंड में तीसरी बार बुरी तरह हुई हार की समीक्षा तक नहीं कर पाई। उल्टा निराश नेताओं की लड़ाई अब एक बार फिर सड़कों पर आ गई है और सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल नगर पालिका से अब टैक्स चोरी करना आसान नहीं होगा। पालिका ने अब ऐसा तरीका खोजा है जिससे कारोबारियों को टैक्स का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, नैनीताल में दुकान और होटलों की कमाई अब उनके छिपाए नहीं छिपेगी। ड्रोन सर्वे के बाद अब पालिका ने जियो सर्वे शुरू कर दिया है, तो शहर के डाटा को ऑनलाइन किया जा रहा है। जियो सर्वे के दौरान घर और दुकानों के साथ रेस्टोरेंट, होटलों के कमरों की सही जानकारी ऑनलाइन फीड होगी, तो वहीं कमरों और जमीन के दायरे के हिसाब से टैक्स पालिका को देना होगा। राज्य सरकार के प्रयासों से शुरू की गई नैनीताल के कवायद पर आम शहरी खुश हैं।
ये नगर पालिका की आय वृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण आगे का जो है एक मार्ग वो निकलेगा, रास्ता निकलेगा। और अगर इसमें ईमानदारी से अगर सर्वे किया जाएगा तो कभी भी नगर पालिका को किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं का जो होगा उसका पास एक अपना फंड होगा। नैनीताल में अधिकांश दुकानों, मकानों और होटलों में अंग्रेजों के दौर का टैक्स ही चल रहा है, तो इससे सरकार को भी खूब चूना लग रहा है। हालात तो ये है कि करीब 20 से ज्यादा कमरों वाले होटल मालिक टैक्स चोरी कर अपनी झोली भर रहे हैं, जबकि घरों को किराए में लगाने वाले भी पालिका के राजस्व पर डांका डाल रहे हैं। हालांकि पालिका ने जब सर्वे शुरू किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो उसी क्रम में अभी सर्वे चल रहा है। मैं सभी जो भी यहाँ पर को होटल स्वामी हैं और अन्य प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनसे आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को जो है, जो सर्वे है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है, इसलिए वो उसमें सहयोग करें। उसमें अन्यथा वो सरकारी काम में जो है बाधा के तौर पर उसको ट्रीट किया जाएगा। बहरहाल अगर ये सब ईमानदारी से हुआ तो पालिका की झोली तो भर ही जाएगी और सरकार की निर्भरता कम होने के साथ एक क्लिक में सभी जानकारी भी मिल जाएगी। साथ ही जियो मैपिंग होने के बाद छिपाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून के काठ बंगला के बाद प्रेमनगर के सुद्धोवाला में स्लम एरिया में अतिक्रमण पर एमडीडीए का बुलडोजर चला। सवाल यह है कि आखिर ये बस्तियां, ये अतिक्रमण क्या रातों रात पैदा हो गई? तो इसके पीछे के क्या है असली कारण, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। इस प्रक्रिया से पहले विस्थापन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, इन्हें घर मिलने चाहिए थे। तोड़ना बहुत आसान होता है। आप हर घर में जाइए, हर घर की कोई ना कोई महिला बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, तब जाके उन्होंने 2-2 4-4 ईंट जोड़ के ये मकान बनाया है। ये है कांग्रेस की निवर्तमान सभासद उर्मिला ढोंडियाल थापा, जो रिस्पना किनारे खाट बंगला में ढहाए गए अवैध निर्माण के खिलाफ पैरवी कर रही हैं। उनका कहना है कि इनको उजाड़ने से पहले सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस इलाके में महज 2016 के बाद अतिक्रमण कर 400 से अधिक घर खड़े कर दिए गए। ये महज एक उदाहरण भर है। उत्तराखंड में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, पिछले 24 साल में इसी तरह नदी नालों के किनारे 500 से अधिक अवैध बस्तियां खड़ी हो गयी और इनके पीछे का कारण रहा है वोट की सियासत। नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए जहां जगह मिली वहां लोगों को बसाया और इनके पीछे एक पूरी भीड़ उत्तराखंड पहुंच गई। ताज्जुब ये है कि इन अवैध बस्तियों में बिजली, पानी, सड़क भी पहुंचा दी गई है। पूर्व सांसद बलराज पासी का कहना है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है, तो विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अवैध बस्तियां कांग्रेस की देन है। ये मलिन बस्तियां ही नहीं, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से ऐसा लगता है इस प्रदेश की सारी जो है डेमोग्राफी जो है चेंज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरीके से वनों की जमीन में घुस गए, हजारों जो है धार्मिक स्थल बना दिए गए। पहले 2 लोग आए, फिर 4 लोग आए, फिर 10 लोग आए और इसके पीछे बड़ा भारी जो है माफिया काम कर रहा है। देखिए, बीजेपी ने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि हमने लोगों को बसाया है बस्तियों के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने खुलेआम छाती ठोक के क्लेम किया है कि इंदिरा गांधी के समय से हम लोगों ने लोगों को वहां पर बसाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना राजनीतिक दलों के, बिना सरकारों के चलते ये सब संभव नहीं हो सकता। ये हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि रिस्पना के किनारे बसी बस्तियां अतिक्रमण है, तो नदी की भूमि दबाकर बनाए गए बड़े बड़े होटल भी अतिक्रमण है। सवाल ये भी उठाया कि इन अवैध बस्तियों से बिजली बिल के साथ हाउस टैक्स कैसे वसूला जाता रहा। सारी सुविधाएं जब दे दी तो अतिक्रमण तो नाम खत्म ही कर दिया। अगर आप अतिक्रमण की भूमि पे सुविधाएं क्यों दे रहे हैं? वहाँ सांसद ने काम किया, वहाँ विधायक ने काम किया, वहाँ पार्षद ने काम किया। हमने उनसे डिमांड करी है कि पहले इनको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कहीं विस्थापित करें और उसके बाद इनके मकान तोड़े या जो भी नियम करें। उत्तराखंड में हर सरकार में अवैध बस्तियां खूब फली फूली हैं। 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने इन बस्तियों को नियमित करने के लिए बाकायदा अध्यादेश लाया था, तो बाद की सरकारों में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी भी अध्यादेश लाकर अवैध रूप से बसाई गई इन बस्तियों को बचाती रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
ऋषिकेश में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ गया है। सड़कों पर गाय, सांड और खच्चरों का ऐसा आतंक व्याप्त हो गया है कि आम लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। ऋषिकेश के परशुराम चौक पर कई खच्चर दौड़ते हुए दिखाई दिए, जिससे रास्ते में पैदल चल रहे मां बेटे खच्चरों की चपेट में आ गए और गिर गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। टिहरी झील में इन दिनों दूरदराज से भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्यटन विभाग की अनदेखी के चलते बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। टिहरी झील बोटिंग पॉइंट में पीने के पानी के साथ ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बोटिंग पॉइंट के पास लगी दुकानों के पास ही पार्किंग होने के चलते धूल मिट्टी से भी खासी परेशानी होती है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं किया जाता। वहीं पर्यटन विभाग का कहना है कि बोटिंग पॉइंट पर व्यवस्थाएं सुधारने के लिए प्लानिंग की जा रही है। हाँ, धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही है और काम ठीक है वैसे, क्योंकि 2 साल के बाद जो है सीजन आया है तो काम तो सही चल रहा है, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा अभी देख लीजिए। अभी इतनी दुकानें लगी हैं, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है, कोई ये सुविधा नहीं है कि पानी का छिड़काव हो जाए। सुविधाएं तो ऑलमोस्ट क्या है कि क्योंकि पानी जो इतना बड़ी झील है, इसमें क्योंकि जो पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कहीं पे थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाती है, तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में महिला कांग्रेस ने आज एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कांग्रेस ने निराशाजनक और महिला अपराध से जुड़ा बताया। हरिद्वार के मंगलौर उपचुनाव की वोटिंग से पहले पैरामिलिट्री फोर्स और पीसी ने मंगलौर में फ्लैग मार्च किया। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। ऋषिकेश में मानसून की तैयारियां पूरी नहीं है और जलभराव संकट से कैसे निपटा जाए इसे लेकर प्लान नहीं किया गया है। देहरादून नगर निगम में होर्डिंग और यूनिपोल के नाम पर हुई अनियमितता पर हाईकोर्ट ने सरकार से जांच के बाद रिपोर्ट तलब की है। उत्तरकाशी में जोशियाड़ा बैराज को जोड़ने वाली रोड पर हाईटेंशन तार रोड के बिल्कुल पास झूल रही है, जो कि हादसे की वजह बन सकती है। उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में सीपीआई एमएल के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। विकासनगर के सैलाकुई में 250 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा के रानीधारा रोड में बारिश के बाद कई घरों में मलबा घुस गया। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।